हाँ, ऐसे याद दिला दिया करो। आप में से जिसको भी याद रहे ना, तो रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि नोट्स आपको हमेशा ही बनाने, ये सिंपल सी बात है। और उसी के साथ साथ नोट्स को हर 7 दिन में एक बार, एटलीस्ट एक बार रिवीजन जरूर करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले जो आपके पास है करंट अफेयर से। तो फर्स्ट करंट अफेयर कुछ इस तरीके से है कि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे 2021 को 2021 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है? क्योंकि आपको पता होगा कि आपका 26 नवंबर जो आपके पास है टू कौन आया? चलिए, बहुत बढ़िया। आपको सभी को पता होगा कि 26 नवंबर जो आपके पास है, 26 नवंबर को क्या किया गया था। आपका जिसने भी म्यूट नहीं कर रखा वो सभी म्यूट कर दीजिए। अगर डाउट पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे की, तो आपको पता होगा कि आपकी जो प्रियम्बल या आपकी जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 जो है एकदम। उसको अडॉप्ट कर ली गई थी। और 26 और उनके लिए मिस वर्ल्ड है ना, उनके लिए पूरा वर्ल्ड फ्री है भाई। ये लो, ये सभी ना अपनी सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे, ठीक है? वीडियो, ऑडियो, कैमरा बंद कर लो। जिसने भी कैमरा ओपन किया हुआ है वो अपने कैमरा को भी ऑफ कर लो, ठीक है? अपने माइक को भी बंद कर लो। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई नई ड्रेस पहनी हुई है या तो फिर कुछ स्पेशल हो रहा है जिंदगी में, तो बिल्कुल आप कैमरा ओपन करके दिखा सकते हो। लेकिन कैमरा ओपन करके आप छत दिखा रहे हो, ये देखो हमारे घर की छत, तो सबके घर पे छत है, क्या ही दिखाओगे? अच्छा, जिसका भी ऑन है, मैंने तो क्या कर दिया, आप लोग क्या करो, एक सिंपल सा काम करो। कैमरा में काफी सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास, ऊपर जाके देखोगे तो सारों का ऑप्शन आता है, फिर एक रीलिंग में ऑप्शन आता है और एक सिंगल आता है, ठीक है? तो पहले मेरे कैमरा पे जाओ आप और उस पर मेरी इमेज जो होती है उसको पिन कर दो, ठीक है? कैमरा पे 3 डॉट्स आते हैं, उसको पिन कर दो, मेरी इमेज रहेगी। और फिर जो आपके पास है कैमरा के ऑप्शंस में से आप सेकंड ऑप्शन होगा उसको चूज कर लो, तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। आप आपको पिन कर लोगे तो आप दिखाई दोगे, तो आपको जो भी करना है, अगर कोई नहीं कर रहा ऑफ कैमरा तो वो भी चलने दो, ठीक है? क्या ही दिक्कत है, चलने दो। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो आपके पास है, लेकिन ऑडियो जरूर कर देना, क्योंकि ऑडियो से काफी सारे बच्चों को डिस्टरबेंस होता है कि लोग सूरत देख के ना पढ़ रहे हो, लेकिन वॉइस तो उनको सुननी पड़ती है। भले ही मेरी वॉइस कुछ ज्यादा ही सुरीली है, लेकिन फिर भी आपको सुननी पड़ती है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं और करंट अफेयर जो आपके पास है उसको हम कर लेते हैं। तो आपने सभी एकदम सही विश किया है, हैप्पी बर्थडे टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। आज के दिन हमारा संविधान जो है उसको उसको अपनाया गया था। संविधान सभा जो आपके पास है, संविधान सभा के द्वारा उसको अपनाया गया था। हमने बोला कि चलो ठीक है, 26 नवंबर 1950 को हमने क्या करा, 1949 को हमने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे इसी की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यार ये सारी की सारी बातें जो आपके पास है कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले कुछ कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, 2 4 चीजें याद रखना। इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कैसा है, रिटर्न है, बहुत बढ़िया बात है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके पास है, पूरे के पूरे विश्व में काफी सारे सोर्सेस से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी सारे लोगों ने मिलकर बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था। और मेन आर्किटेक्ट जिसे आप कह सकते हो वो थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब की बहुत लंबे एफर्ट से बना हुआ जो आपके पास है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था। तो आपको इसके फीचर्स, आज आपका बाय डिफॉल्ट होमवर्क ये हो जाता है कि पॉलिटी की बुक ओपन करिए और संविधान जो आपके पास है, हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं और उसकी कमियां कौन कौन सी हैं, वो दोनों आपको आपके ट्रेडिशनल पोर्शन से करना है। तो 26 नवंबर वो आप सभी को याद हो गया। और लास्ट में 26 जनवरी को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था और हम क्या बन गए थे, रिपब्लिक बन गए थे। तो रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी बातें आपको याद रखनी। अब
आगे की तरफ चलते हैं और नई न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। अगली न्यूज आपको पता होगा कि कुछ समय पहले आपके जो मेसी साहब हैं उनने क्या करी थी, बॉटल्स जो है उनको साइड कर दिया था। ठीक है, तो क्या है, ना बॉटल हटेगी और ना ही वैल्यूएशन घटेगी। और इसकी वजह से आपको पता होगा, इसकी वजह से क्या हो गया था, पेप्सी जो आपके या कोको कोला को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि मेसी साहब ने जो आपके पास है वो साइड कर दिया था। ठीक है, तो ये कौन सी बोतल की बात चल रही, ये कोको कोला वाली बोतल की बात चल रही है, नहीं तो आप कोई और बोतल ही समझ लो, सब अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बोतल की जगह कुछ अच्छा लेके आएंगे। तो आज का दिन कुछ अच्छा लाने का एक और दिन है। तो वो दिन कौन सा आपका, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो आपके पास है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि 26 नवंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। तो इसमें देखो काफी सारे फाउंडेशंस जो हैं इसमें काम कर रहे होते हैं, और 26 नवंबर ही क्यों चूज किया गया वो सारी बातें हम करेंगे आज के दिन। और हम स्टेटस ऑफ मिल्क वर्ल्ड में इंडिया का स्टेटस देखेंगे, और एट प्रेजेंट में चैलेंजेस कौन कौन से हैं डेयरी सेक्टर वगैरह में, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखोगे तो 26 नवंबर क्या हो गया, एवरी ईयर इंडिया में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन करता है, नेशनल मिल्क डे जो आपके पास है, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो उसके बाद जो है आपका अलग अलग जो आपके पास है अलग अलग संस्थान इसमें इस मिल्क डे को सेलिब्रेट करते हैं। कब से किया जाता है, जो आपका 2014 है, 2014 से किया जाता है। अब अगला कारण जो आपके पास है क्यों किया जाता है, कारण क्या है, कारण ये है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जो है ना, इनका बर्थडे होता है 26 नवंबर को। नाउ हु इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जो आपके पास हैं, भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग करने वाले व्यक्ति थे। पहले क्या होता था, भारत में जो मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या कैसी थी, देखो आज भी शहर में अगर आप जाकर देखो तो शहर में 50 से 60 रुपए लीटर दूध मिलता है, 60 लीटर रुपीस मिल्क मिल रहा होता है पर लीटर। और क्या ये 100% प्योरिटी की आप इसकी गारंटी दे दोगे, 100 क्या 90%, 99% प्योरिटी की गारंटी होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको शहर में आपके जो सिटीज हैं उसमें प्राइस भी हाइक मिल रही है, और क्या फार्मर का मिल्क जो आपके पास है वो इतने पे बिक पाता है, नहीं बिक पाता। कारण क्या है, क्योंकि फार्मर के पास 8 से 10 लीटर दूध जो है वही होता है, इससे ज्यादा दूध नहीं होता। तो 10 लीटर बेचने के लिए वो कहाँ पे यहाँ पे आ रहा होगा और दूध बेचेगा और जाएगा, पूरा दिन खराब करेगा, नहीं कर सकता। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जो है उन्होंने काफी सारी पहल करे। उन्होंने क्या करा, ऐसे काफी सारे किसानों को मिलाया और कॉपरेटिव्स जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाए। हर एक किसान का 10-10 लीटर दूध लिया और पूरे गांव से लगभग लगभग 500 से 1000 लीटर दूध लिया, और इस दूध को प्रोसेस करके शहर में बेचना चालू किया। तो अमूल जो है ना, उसकी शुरुआत इनके द्वारा करी गई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और उसका ब्रांड नेम जो आपके पास है, ब्रांड नेम क्या कहलाता है, इसका ब्रांड नेम जो आपके पास है अब वो अमूल कहलाता है। द टेस्ट ऑफ इंडिया जैसे आप कह रहे होते हो, तो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत गुजरात के आनंद में किसके द्वारा करी गई थी, इसकी शुरुआत गुजरात के आनंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा करी गई थी। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जो आपके पास है ना, इन्होंने इंडिया में फार्मर्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। इनकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बड़ी किसानों की। दूसरा, शहरों में दूध लेना, जब आपकी एनडीडीबी नहीं आई थी ना, जब आपकी डेयरी सिस्टम भारत में नहीं आया था, तो 1960s के समय मुंबई के लोग सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय, जो अलग अलग जो आपके पास है जो डेयरी हाउस होते हैं, अलग अलग जो आपके पास है तबेले होते हैं, उनके सामने बिताया करते थे कि इनको दूध मिल जाए, दूध मिल जाए। लेकिन आज जिंदगी इन्होंने शहर वालों की भी आसान कर दी, और अमूल पे सभी ट्रस्ट करते हैं। आज अगर कोई भी बर्गर खाने के लिए जाओ, कुछ भी खाने के लिए जाओ, तो हम यही पूछते हैं कि अमूल बटर में बना हुआ है। तो अपने आप में इंडिया का बटर जो आपके पास है, हम इंडिया के जो जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिला दिया। तो इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, और इनका बर्थडे जो है नेशनल मिल्क डे के रूप में हम प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मिल्क डे का क्या है,
सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे मिल्क के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, हमारे मिल्क जो आपके पास है उन प्रोडक्ट्स में क्वालिटी जो है क्वालिटी लेके आ सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकें, अफोर्डेबिलिटी जो आपके पास है, अफोर्डेबिलिटी जो आपके पास है उसको बढ़ा सकें। ये सारी चीजें जो आपके पास है, ये सारी चीजें एट प्रेजेंट में हैं। अब यहाँ पे दिक्कत परेशानी क्या है? सबसे दिक्कत परेशानी एट प्रेजेंट में मिल्क सेक्टर जो आपके पास है उसमें क्या क्या है, जल्दी से आप खुद आप बताओ आपके हिसाब से कौन कौन सी दिक्कत परेशानियां एट प्रेजेंट में मिल्क सेक्टर में है जो आपसे पूछा जा सकता है। और एट प्रेजेंट में इंडिया जो आपके पास है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल्क का, ये भी याद रखना। और कोई अनम्यूट करके आंसर देना चाहता हो तो फटाफट अपना आंसर दे दो कि सर मिल्क सेक्टर जो है भारत के दुग्ध उत्पादन में ये समस्या है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया, यस बिल्कुल, मिक्सिंग वाटर इन मिल्क। चलो बहुत बढ़िया सर, पानी मिला देते हैं, अडल्ट्रेशन कर देते हैं, अडल्ट्रेशन कर देते हैं, करप्टेड मिल्क मैन, केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं, अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ और बता दो जिसके पास हो। टेस्ट अच्छा नहीं होता दूध का, ये तो देखो वो ब्यूटिलाइज इन दी आइस ऑफ बिहोल्डर। दूध का टेस्ट तो दूध जैसा होता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लार्जेस्ट कंज्यूमर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट, भास्कर का बहुत सही बात। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें कॉमन सेंस वाली आप सबने बताई। सर टेस्ट लाइक्स इन दी टंग, ये मैं मुहावरे की बात कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि ये वो बच्चे तेजस्वी बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने अपनी क्लास को बंक किया होगा, मुहावरे और लोकोक्ति वाली, ठीक है। तो ये तो वही वाले हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो इमेजिन ही कर रहे हैं ऐसा ऊंट उसके मुंह में जीरा ना भाई, आज के ऊंट बिस्लरी पीते हैं, ठीक है। तो इमेजिन आप करोगे तो कैसे चल पाएगा। तो अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट देख रहे होते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखो आप सबने बताया अडल्ट्रेशन है, क्वालिटी इश्यूज सभी देखेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या है कि हमारे यहाँ पे जो एनिमल की फीड होती है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। हम हमारे खेतों में फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं और वही घास फूस एनिमल को खिलाते हैं और वही केमिकल का दूध हम पी रहे होते हैं। तो क्वालिटी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। इंडियन मिल्क जो आपके पास है उसकी क्वालिटी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है, वो क्वालिटी इशू है। दूसरा इशू जो आपके पास है क्वालिटी में, अडल्ट्रेशन है, मिल्क का अडल्ट्रेशन है और उसी के साथ सिंथेटिक केमिकल्स जो होते हैं ना उनका अडल्ट्रेशन किया जाता है, फोस्फोजिन मिलाया जाता है और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसके बाद यूरिया मिलाया जाता है डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो अलग अलग केमिकल्स जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं उनको भी मिला दिया जाता है इलेजिटिमेट प्रॉफिट लेने के लिए। उसके बाद और क्या क्या बात करोगे, हाई डिमांड जो है और उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है, सप्लाई कंस्ट्रेंट जो आपके पास है वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और एट प्रेजेंट में जो शायद आपने नहीं सुना हो लेकिन मैं आपको बताता हूं, एट प्रेजेंट में एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वेजिटेरियन मिल्क, ठीक है। वेजिटेरियन मिल्क जो आपके पास है मिल्क, अब ये क्या होता है, वेजिटेरियन मिल्क का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी वेजिटेबल से ये लोग मिल्क बना देते। जैसे आजकल आपने सोया मिल्क सुना होगा, सोयाबीन से आपने क्या बनाना होता है, दूध बनाना होता है। तो वो जो आपके पास है, म्यूट करो, ये कौन नया नया आया है, सभी म्यूट करो जिसका म्यूट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे सोया मिल्क जो आपका होता है ना, सोया मिल्क जो होता है ये भी बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है मिल्क सेक्टर के साथ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव। और ये लोग लोगों को क्या बोल रहे होते हैं कि मिल्क निकालने में काऊ को परेशान किया जाता है, उसके बछड़े का हक मार दिया जाता है, ये वो, इससे बढ़िया सोयाबीन का मिल्क यूज करो। ये सब फालतू की बात है, मिल्क का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। और आपको पता होगा मिल्क अपने आप में ही एक कंप्लीट आहार होता है। तो एट प्रेजेंट में चैलेंजेस यही है हमारे कि किस तरीके से इसको प्रमोट कर पाए। तो फैक्ट टू बी नोटेड क्या थे इसके वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से, फैक्ट्स जो हैं, फर्स्ट नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, दूसरा किसकी याद में मनाया जाता है, और व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति क्या होती है, इसके कारक कौन से हैं, सबसे उसके बाद मेंस में कि इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क का उत्पादन किया जाता है, परंतु फिर भी जो मिल्क सेक्टर है या दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं।
कौन कौन सी समस्याएं जो आपके पास हैं, ये मेंस में आपके क्वेश्चन आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। सोया पनीर भी आता है, सोया मिल्क भी आता है, सारी चीजें फालतू की होती हैं, एक्चुअली वो फॉल्स प्रचार होता है। प्रचार ये कि सोया में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, बट वो अनडाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है, हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको वर्कआउट बहुत ज्यादा करना होता है। अगेन फिर वही वाली बात है कि हर एक काम हर एक चीज नहीं कर सकती। मिल्क भी आ रहा है, पनीर भी आ रहा है, काफी सारी चीजें जो आपके पास है वो आती रहती है। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज जो है उसको हम देख लेते हैं। अगली न्यूज कुछ इस तरीके से है कि इंडिया, मालदीव, श्रीलंका जो आपके पास है, इन लोगों ने, इन तीनों ने मिलके जो आपके पास है अपनी बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो आपके पास है उसको त्रिपक्षीय युद्ध सेना अभ्यास जो है दोस्ती को आयोजित किया। ठीक है, ये वही वाली दोस्ती है जो आप आपके दोस्तों के साथ रखते हो। ठीक है, तो इस दोस्ती में दोस्त कौन कौन है? दोस्त जो है वो है इंडिया, दोस्त कौन है? मालदीव्स, और दोस्त कौन है? श्रीलंका। अब इनके बारे में देख लेते हैं भाई, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। तो इंडिया को देखोगे ना, सदर्न साइड में, दक्षिण तरफ में इंडिया में देखोगे तो ये रहा मेरा श्रीलंका, और यहीं जाके आप देखोगे लक्षद्वीप के साथ में मालदीव्स जो आपके पास है, मालदीव्स। तो ये तीनों कंट्रीज क्या कर रही होती हैं? ये तीनों के तीनों कंट्रीज हमारी कोस्टलाइन बॉर्डर जो है, मैरीटाइम बाउंड्रीज को शेयर कर रही हैं, और ये अगर आप देखोगे तो अरेबियन सी का एरिया जो है वो शेयर कर रही है। हमने बोला कि चलो बहुत बढ़िया बात है, तो क्या करें? तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तीनों को मिलके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव, वी कंडक्ट्स द बाइनियल एक्सरसाइज नोन एज दोस्ती। हम क्या करते हैं? दोस्ती को कंडक्ट करते हैं, बाइनियल एक्सरसाइज है, और ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, और उसी के साथ साथ नाम क्या रखा हुआ है? दोस्ती जो आपके पास है, दोस्ती रखा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। इससे पहले श्रीलंका जो आपके पास है, श्रीलंका के साथ हमने वज्र को भी किया था कुछ समय पहले। तो ये एक्सरसाइजेस सारी न्यूज में आती रहती हैं। आपको आपका करंट अफेयर का जो रजिस्टर हो उसके लास्ट में लिखते जाना है, जो जो भी मैं बताता रहता हूं, हर एक दिन एक ना एक जो आपके पास है आता रहता है। तो जी हाँ, इसको आपको याद रखना है, ये न्यूज भी आपको याद रखनी है। अब आगे की तरफ चलते हैं, अरे कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ। मेरी आवाज कहाँ नहीं आ रही थी? ये आप लोगों के लिए मैंने चेहरा लगवाया है, अच्छा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट जो है, कहाँ चली गई चैट? इसमें ये बड़ी समस्या है ना, अगली बार मैं मीटिंग शेड्यूल कर दूंगा, उसमें आपके ऑडियो और वीडियो को पहले से बंद रखूंगा। जब आपको जरूरत होगी तब ऑडियो और वीडियो आप खुद से अनम्यूट कर सकते हो, ये सही रहेगा ना? अब वो बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, वो अनम्यूट कर ले रहा है कौन ये? परमानेंटली फेविक्विक से बंद कर दूंगा मुंह को। फेविक्विक लेके आओ, और मोबाइल जो होता है ना उसके माइक्रोफोन पे डाल दो थोड़ा सा, सब सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस दिक्कत परेशानी उसको होगी जो आपसे बात करेगा। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूज जो है उसको हम कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपकी है नहीं जहां तक मुझे पता है। अब आगे चलते हैं, इंडिया ने एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आज काफी सारी अच्छी अच्छी न्यूज है, मजेदार न्यूज है। अब देखते हैं हमारी न्यूज पूरी हो पाती है या नहीं। और अभी तो पोल सिस्टम मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शुरुआत में 5 या 10 मिनट का पोल भी कर दिया जाए। 5 क्वेश्चन का पोल जो आपके पास है वो भी कर दिया जाए। कर दिया जाए कि नहीं किया जाए?
वही वाला माहौल आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कर दिया जाए। 5 क्वेश्चन का डेली पूल जो है उसको कर देंगे हम, तो फिर वो पूरा का पूरा जैसा हम पहले हमारी क्लासेस को किया करते थे वैसे ही सारी क्लासेस हो जाएंगी। लास्ट में मेंस का क्वेश्चन मैं डेली आपको एक दे ही रहा हूँ, अगर आप करोगे तो आपसे बन जाएगा वो क्वेश्चन और एक सब्जेक्ट आपका तैयार होता रहेगा। हाँ, अब चलते हैं अगली अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एडीबी साइंस 3 million लोन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस इन अर्बन एरियाज। भारत ने एडीबी के साथ शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य के सुधार के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप बात करोगे इस पूरे के पूरे लोन जो है, इसमें 13 स्टेट जो है उनको इनिशियली स्टार्ट किया गया। शुरुआत में 13 राज्य जो हैं उनको चिन्हित किया गया। 13 राज्य जो आपके पास है शुरुआत में आपके इसमें लिए जाने। अब हमने पूछा कि 13 राज्य तो आप ले रहे हो, 13 स्टेट्स जो आपके पास है उनको तो आप ले रहे हो, इन 13 स्टेट में क्या किया जाएगा, किस तरीके से? तो आपको पता होगा एट प्रेजेंट में कोरोना वायरस क्राइसिस आई तो सारी के सारे राज्य सरकारें जो आपके पास है उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं की पोल खुल गई। एक्चुअली हम जो गलती 1951 के फर्स्ट बजट से करते आ रहे हैं आज तक, वो गलती हमने देख गई कि हम हेल्थ केयर पे कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5%। और कोरोना वायरस सिर्फ एक वायरस ने ही आपकी जीडीपी को जो आपके पास है साइड में साइड लाइन करके रख दिया और सारी जीडीपी की एक्टिविटीज जो आपके पास है वो उतल पुतल कर दी। तो अब हमें समझ आ गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना उसमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। हेल्थ केयर सेक्टर जो आपका होता है उसमें निवेश जो होता है ना, उसमें निवेश को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेल्थ केयर सेक्टर जो होता है उसमें निवेश जो है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। हमने बोला कि चलो ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश जो है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि एडीबी जो आपके पास है, एडीबी इस प्रोग्राम के अंडर फर्स्ट फेज में कौन कौन से राज्यों को कवर किया जाना है, कौन कौन से राज्य कवर करे जाएंगे, तो वो है आसम, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जो आपके पास है उसमें जो कुछ इंक्लूडेड है। और उसके बाद फिर 13 स्टेट, जो 13 स्टेट हैं उसमें जो आपके पास है फेजियल मैनर में हर एक जगह पे हम इसको इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाई एडीबी हमारी सहायता क्यों कर रही है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आ सकता है, आपके कई बार पेपर में आया हुआ है। ये सीधे के सीधे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में आ जाते हैं एमपीपीएससी में। हालांकि तो ये लोग जो है एमपीपीएससी वाले लोग स्मार्ट हैं, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन नाम का चैप्टर कट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में ये लोग देते रहते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी अगर हम बात करें तो इसको 1966 में इसको बनाया गया था, 1966 में इसको बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस जो है एशिया में लोकेटेड है। अगर हम आइलैंड की बात करें तो लुजोन आइलैंड में इसका हेडक्वार्टर, लुजोन द्वीप जो आपका है इसका मुख्यालय स्थित है। अब मेंबर्स की बात करेंगे तो इसके मेंबर एडीबी के मोस्ट ऑफ द मेंबर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के एशिया पैसिफिक के सारे जो मेंबर्स हैं उसके अंदर आते हैं, सारे के सारे क्षेत्रीय सदस्य इसके अंदर होते हैं। और इसमें वोटिंग की बात करें तो मेंबर्स जो आपके पास है उनके कलेक्शन के हिसाब से इनकी वोटिंग दी जाती है, उसके वेटेज के हिसाब से इनकी वोटिंग दी जाती है। तो आज आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है इससे कि एडीबी जो आपके पास है एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। और कई बार आप देखोगे आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई देते हैं मेंस में कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता से भारत या मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका विवरण दो। तो एडीबी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है वर्ल्ड बैंक, इन सभी के एक एक दो दो प्रोजेक्ट आप आपके दिमाग में रखना, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके मेंस में आए तो फिर आप जो है आप इनको हैंडल करने की स्थिति में रहो। ये सिंपल सी बातें जो आपके पास है इनको आपको याद रखना है किस तरीके से आप सबको एडमिट कर लिया ना मैंने? कर लिया। चलो, तो जो भी आ गए सभी 1 बजे फ्री हो जाया करो और 1 बजे जो है क्लास को अटेंड करने की कोशिश करो, ज़्यादा मजा आएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। वैसे तो आपके रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मैं वो रिकॉर्डेड क्लास भी अब मैं अपलोड कर दिया करूँगा। कुछ बच्चे हैं जो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं ले पा रहे, मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डेड में इतना मजा नहीं आता जितना मजा ऐसे आ रहा होता है। 13 स्टेट में एमपीबी, अब मुझे वो रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, रिपोर्ट पढ़ के मैं आपको बता दूंगा है या नहीं। और कोई दिक्कत परेशानी है? ये कौन रिज्वाइन करके
क्या खेल रहा है, हम तेरे दर पे बार बार आएंगे, हम तेरे दर पे बार बार आएंगे और घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको लॉन्च किया है, इस फीचर को, फिर पता नहीं चलता कि कौन आया, सर एक्सेप्ट कर लो एक्सेप्ट कर लो। अब मत जाना, देखो व्हाट्सएप के रिप्लाई, फोन वोन, ये सारी चीजें बाद में भी हो सकती हैं, चिंता मत करो, ठीक है। कोई 2 मिनट में भागा नहीं जा रहा, और अगर भागा जा रहा है तो उसके पीछे आप भाग नहीं सकते क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है। तो जो जा रहा है उसे जाने दो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो आपके पास है हाँ, नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट है मूडी प्रोजेक्टेड, मूडी मूडी प्रोजेक्ट्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 एट 9.3%। जो ये मूडीज जो आपके पास है उसने क्या बोला है, अपने जीडीपी फोरकास्ट जो है उसको 9.3% बताया। अब ये क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन कैसा बनेगा उसकी हम बात करते हैं। अगर आप बैंकिंग साइट की तैयारी कर रहे हो वनडे, तो कितना किया है ये। लेकिन अब आप पीएससी और एमपीएसआई और यूपीएससी वाले कंटेंट को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई ये जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। कल मैं एक डिबेट को देख रहा था, उस डिबेट में एक यशस्वी नेता जो कम से कम नहीं तो 1 या 2 हजार लोगों को संबोधित कर रहे थे नेशनल टेलीविजन पर, उनसे पूछा गया कि जीडीपी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उनका मुंह छोटा सा रह गया। तो आप ऐसे यशस्वी नेता मत बनना, मैं आपको बताता हूं कि जीडीपी जो है उसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। सकल घरेलू उत्पाद जो आपके पास है इसका फुल फॉर्म होता है। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी एक देश के अंदर, किसी एक देश की इकोनॉमिक बाउंड्रीज के अंदर, आर्थिक सीमाओं के अंदर, किसी एक निश्चित समय में, किसी एक निश्चित समय में मतलब टाइम में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल तैयार होती हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि पहले साल में जो मैंने सामान बनाया था उससे कितना ज्यादा सामान मैं बनाऊंगा, वो क्या कहलाता है, वो जो आपके पास है, अब वो जो आपके पास है जीडीपी कहलाता है। अब इस जीडीपी के आंकड़े अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से पब्लिश करते हैं। हमारे यहाँ पे जीडीपी के आंकड़े सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ पब्लिश करता है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है फोरकास्ट करती है, आईएमएफ फोरकास्ट करती है, उसी के साथ साथ कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो आपके पास है ये क्या कर रही होती हैं, इनका फोरकास्ट कर रही होती हैं। इन एजेंसीज में से कौन कौन सा, एक तो मूडीज है, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो आपके पास है, एसएनपी जिसे आप कहते हो, भारत में क्रिसिल है, ऐसी अलग अलग संस्थाएं जो है देश को रेटिंग दे रही होती हैं। ये एक अमेरिकन एजेंसी है, इसने रेटिंग दी है कि भारत की अर्थव्यवस्था 9.3% बढ़ेगी। तो ये याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। शाख को दर उपलब्ध करा, या शाख जो आपके पास होता है उसकी उसकी प्रत्यक्षता उपलब्ध कराने वाली समितियां इनको कहा जाता है। ये मोदी जी नहीं है, याद रखना, नहीं तो आप मोदी जी के नाम पे इसको याद रख लो। अब चलते हैं आगे की तरफ और अगली न्यूज को एक बार देख लेते हैं। नेता तो आप बनने वाले हो सर। नहीं, नेता कभी बनता नहीं है, नेता इंसान पैदा होता है, ठीक है, वो पहले से ही है। सर हमारे यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी ये क्या होते हैं, ये जो आपके पास है ये शेयर मार्केट के इंडेक्स होते हैं। जो आपका बीएससी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, इसका जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इंडेक्स। और एनएससी जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं एनएसई, इसको बोलते हैं निफ्टी, निफ्टी 50 या निफ्टी 30 जिसे निफ्टी जूनियर कहा जाता है। ये इंडेक्स होते हैं जो हमारा शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट, इसमें कितना ज्यादा पॉजिटिव साइड ग्रोथ है या नेगेटिव साइड ग्रोथ है। और एक मार्केट है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडिकेटर सेंसेक्स है। और एनएससी जो आपके पास है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है। ये जीडीपी को नहीं बताते, ये सिर्फ हमारा जो आज का बाजार होता है ना, उसमें स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इवेंट्स चल रहे हैं उनको दर्शाते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट जो आपकी है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगली न्यूज हमारी आई हुई है। अगली न्यूज क्या है? शिमला टॉप्स ऑन नीति आयोग इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स। ठीक है, शिमला ने क्या किया है? शिमला जो आपके पास है उसने नीति आयोग की इंडेक्स जो अभी अभी आया हुआ है उस इंडेक्स में टॉप किया है, अर्बन इंडेक्स में जो आपके पास है उसको टॉप किया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग पैरामीटर्स जो आपके पास है नीति आयोग के द्वारा, अर्बन गवर्नेंस जो है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन जो आपके पास है फैसिलिटीज, डिलीवरी सिस्टम है, इन सभी के साथ मिलके एक एक इंडेक्स जो आपके पास है उसको डेवलप किया है। तो इसमें काफी सारी सिटीज हैं, इन सिटीज को हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिटी है। तो सबसे पहले शिमला सिटी, अच्छी सिटी है, अच्छी, अगर आप गए हो तो इसने टॉप किया हुआ है गवर्नेंस सिस्टम नीति आयोग वाले में। दूसरा कोयम्बतूर है, उसके बाद चंडीगढ़ है, जो तिरुवनंतपुरम जो आपके पास है ये। लेकिन लास्ट में अगर हम जाके देखेंगे कि भैया लास्ट में बॉटम के शहर जो आपके पास है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग 5 अर्बन बॉटम। तो सबसे बॉटम में आपका धनबाद है, उससे कम जो आपके पास है सेकंड पीछे से टॉपर मेरठ है, और थर्ड जो आपके पास पीछे से टॉपर जो आपके पास है ईटानगर है, फिर गुवाहाटी है, और इसके साथ साथ पटना। तो ये सारी चीजें जो आपके पास है स्कोर यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे तो नीचे वाले 5 शहर मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से। ऊपर वाले 5 शहर ये हैं, नीचे वाले 5 शहर यहाँ पे, धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना, ये नीचे वाले। अब इसमें बस याद ये रखना कि धनबाद नीचे है। धनबाद वही गैंग्स ऑफ वासेपुर सभी ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, सिलेक्शन के बाद देख लेना। क्योंकि बाकी सारे जो सास बहू के सीरियल होते हैं वो जिंदगी जो आपके पास है उसको सिखा सकते हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका ऐसी वेब सीरीज सिखा के जा रही होती हैं। तो शिमला ने टॉप किया और धनबाद जो आपके पास है उसने क्या किया है? धनबाद ने बॉटम जो आपके पास है बॉटम पे आपको रखा हुआ है। तो ये अब इसके बाद देखते हैं कि सर ये नीति आयोग ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, ये इंडेक्स किस तरीके से जारी होता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इंडेक्स जो आपके पास है उसको जारी किया जाता है। इसमें अर्बन सिटीज जो होती है ना उनको अलग अलग तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक तो एस्पिरेंट होते हैं, उसके बाद परफॉर्मर होते हैं, फ्रंट रनर होते हैं और अचीवर्स होते हैं। जिनका स्कोर बहुत ज्यादा होता है उनको अचीवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब नीति आयोग के बारे में आप सभी को पता ही है। प्री में एक ना एक क्वेश्चन आता है यूनिट 10 से, और मेंस में पेपर 2 गवर्नेंस जो है उससे क्वेश्चन आपका नीति आयोग से बनता रहता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपका आता रहता है। तो आपको देखना है नीति आयोग का गठन 2015 में करा गया था, जो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का अग्रज है, और उसके बाद इसका अध्यक्ष जो आपके पास है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इनको याद रखना है। सर, नीति आयोग आकांक्षी जिलों की कैसे जारी करता है सूची, ये एक बार बता दीजिए। आकांक्षी जिलों की ये एसडीजी जो होते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके हिसाब से ये रेटिंग करता है, कॉन्टिन्यूसली रेटिंग करता है। उनके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, उन सभी के डाटा जो होता है उस सभी के डाटा का एनालिसिस करता है, और उस डाटा के हिसाब से रेटिंग जाती है, और रेटिंग के हिसाब से वो अपना एसडीजी के हिसाब से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से। और क्या है? कट्टा चलाना सीख गए हैं लड़के। अब करें भी तो क्या करें। पहले, खैर मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले एग्जाम दो, उसके बाद रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद फिर कुछ और, उसके बाद कुछ और, तो तब तक तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना बच्चों को। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर वो सर देखते हैं सास बहू वाले सीरियल्स। अच्छा ऐसा क्या, कौन कह रही है? तेजस्वी, अच्छा अंशिका कह रही है सर देखते हैं सास बहू वाले सीरियल्स। नहीं, अभी अभी मेरी वो, ना तो मेरी वो जिंदगी ऐसी चल रही है और ना ही मेरी एज है। क्योंकि वो लड़कों में अगर आप देखोगे ना तो लड़के देखते नहीं है, उनको देखना पड़ता है। ठीक है, लड़के जो है उनको वो देखते नहीं है, क्योंकि घर में आप टीवी एक ही रख सकते हो, जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है, और उसी के नियम कायदे, उसी की जो आपके पास है उसी के नियम कायदे भी चलते हैं, और उसी के साथ साथ वही तय करेगा किस टीवी पर क्या क्या लगाया जाएगा, वही तय करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपके पास टीवी, और खासकर अगर दहेज में टीवी लियो तो फिर तो भूल जाओ कि तुम कुछ देख पाओगे जिंदगी में। तो ऐसे लोग जो है वो देखते हैं सास बहू के सीरियल। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज जो है उसको देख लेते हैं। अगली न्यूज हमारी है
5th वर्ल्ड कांग्रेस जो आपके पास है सर, इतना दुख, अरे मुझे किस बात का दुख होगा, मेरी जिंदगी तो अभी बहुत शानदार चल रही है, ठीक है। मेरे घर पे तो टीवी नहीं है, तो सास बहू की सीरियल की बात छोड़ ही दो। मेरी मेरी जिंदगी तो आप लोगों के बीच में कट रही है, सभी के बीच में कट रही है, तो टीवी की क्या जरूरत जब इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट वैसे ही हो जाता है, जब भी मर्जी हो तब बेइज्जती कर लो। चलो अब आगे चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको अभी अभी एट प्रेजेंट में जो है भारत में दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया है। हाउ लकी यू आर, हाँ ये मैं बहुत लकी हूं, मैं तो कह रहा हूँ। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्रशांत शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसे फिर सास बहू देखना पड़ेगा। प्रशांत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी हो नहीं रही, अगर हो रही होती तो वो कब का कर लेता। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूज को एक बार देख लेते हैं। 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर। प्रशांत कह रहा है मुझे तो करनी ही नहीं है, आपका बोल रही है। सभी कहते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज क्या कह रही है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली न्यूज जो आपके पास है वो ये है कि 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट उसको ऑर्गेनाइज किया गया। कब ऑर्गेनाइज किया गया? 24 नवंबर 2021 को वो स्टार्ट हुई थी। इसको फ्लैग ऑफ किसने किया था? हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस MOD जो है राजनाथ सिंह जो है उनके द्वारा इसको, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जो है उनके द्वारा इसको शुरुआत करा गया। तो वनडे एग्जामिनेशन वाले बस इतना ही पे आउट हो जाएंगे कि जो आपके राजनाथ सिंह साहब जो है उनके द्वारा इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे तो MPPSC और UPSC का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, जहां वनडे एग्जाम का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे सर ये डिजास्टर कॉन्फ्रेंस जो आपके पास है ये है क्या, और इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाता है? तो आपको पता होगा कि आपके मेंस के सिलेबस में सीधा डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक जो आपके पास है टॉपिक ही है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का टॉपिक ही है अगर आपके सिलेबस में, तो उसमें ये सारी करंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें देखो हमारे राजनाथ सिंह साहब ने क्या बोला, सागर प्रोजेक्ट जो आपका है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन जो है उस पर फोकस किया। हमने बोला कि जो भी हमारा इंडियन ओशियन के चारों तरफ के देश हैं वो सभी का हम कलेक्टिवली विकास कर रहे होंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, सागर प्रोजेक्ट के तहत हम सभी का इकोनॉमिक सिक्योरिटी और लिटोरल एरियाज जितने भी होते हैं, समुद्री क्षेत्र जितने भी होते हैं, उन सारे समुद्री क्षेत्रों में आर्थिक एवं सुरक्षा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लैंड पर कैपेसिटी जो आपके पास है उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लैंड पर कैपेसिटी का हम डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, आप देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने HADR जो होता है, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ जो है, उसकी भी बात उनके द्वारा करी गई है, ठीक है। तो HADR जो आपके पास है उसकी बात करी गई। अब हमने बोला कि और क्या करना है सर इसमें, तो कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं उनको और देख लीजिए कि ये जो पूरा की पूरी कॉन्फ्रेंस है ये बेस्ड किस पे, हमारा इंडियन ओशियन रीजन होता है ना, हमारा जो हिंद महासागर ये क्षेत्र है IOR उस पर बेस्ड है। और इस IOR में इंडिया की बहुत ही ज्यादा भूमिका रही। कैसे रही? अभी अभी हमने ऑपरेशन राहत, मतलब रिसेंट पास्ट में हमने ऑपरेशन राहत यमन में शुरुआत करा था। 2015 में ऑपरेशन राहत की शुरुआत करी थी। ऑपरेशन राहत चार्जर चाहिए मुझे, वो रखा हुआ है वहीं पे टेबल पे। अरे ये लैपटॉप हाँ यही वाला। हाँ देखो मेरे लैपटॉप को भी भूख लगाई, मुझे भी भूख लगाई, सबको भूख लगाई।
चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैपटॉप भुक्कड़ है, भुक्कड़ नहीं है बेचारा, सुबह से लेके शाम तक चलता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन राहत हमने लॉन्च किया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद क्या है, इंडोनेशिया में फ्लडिंग, मेडागास्कर में लैंडस्लाइड, इन सभी के टाइम पे हमने हेल्प करी। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल है। इंडिया ने इंटरनेशनल रिलीफ कब कब करी, उसके एग्जाम्पल्स जो आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये कांग्रेस कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो आईआईटी दिल्ली हर बार ये जो आपके पास है कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, ऑर्गेनाइजर। तो याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग पार्टी कौन है, आईआईटी डी है, आईआईटी दिल्ली है। इनॉग्रेशन किसने करा है, आपके राजनाथ सिंह ने। ये थे आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए फैक्ट। और उसके बाद एट प्रेजेंट में क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस तरीके से, आपदा के जोखिम का प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग या समन्वय से। और अंतरराष्ट्रीय समन्वय के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वर्ल्ड कांग्रेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते। तो मींस में आपको एक कोटेशन मिल गया। अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे देख लेते हैं आगे है क्या और क्या क्या नहीं है। तो कैबिनेट अप्रूव्स दी ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। इस प्रोजेक्ट को हम कल पढ़ेंगे। आज मध्य प्रदेश की एक न्यूज को हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की न्यूज को देखोगे तो अभी अभी मध्य प्रदेश ने बोला है कि हम 2070 तक भारत के साथ नेट जीरो इमिटर का जो लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि 2070 तक मध्य प्रदेश नेट कार्बन इमिटर या नेट जीरो इमिटर बनने का लक्ष्य जो आपके पास है वो रखे हुए हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और बात इन्होंने कहा, वो बात क्या है कि सांची जो है मध्य प्रदेश का सांची, वो मध्य प्रदेश की सोलर सिटी बनेगी। क्या बनेगी, सोलर सिटी। अब लेकिन सांची खुद पहले शहर तो खुद है नहीं, और सोलर शहर बनेगा ये मुझे तो पता नहीं। एक छोटा सा टाउन है, अगर आप कभी भी गए होगे, ज्यादा जनसंख्या भी नहीं, हाँ रेलवे स्टेशन यहाँ पे है। तो सांची जो आपके पास है वो खुद शहर नहीं है, लेकिन हाँ हमने क्या बोला है कि मध्य प्रदेश में सोलर सिटी जो आपके पास है कहाँ पे बनाई जाएगी, सांची में डेवलप करी जाएगी। तो ये याद रख लेना, एमपी वाले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और यूपीएससी वाले ईयर, कमिटमेंट ईयर को याद रख लेना। तो इसको करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, तो दो एफर्ट जो आपके पास है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करे जाए हैं। एक तो कुसुम योजना है। इस कुसुम योजना में हमने टारगेट रखा है कि 2023 तक लगभग हम 2,10,000 कृषि पंप जो है उनको विकसित कर लेंगे। 2,10,000 कृषि पंप जो है 2023 तक हम विकसित करेंगे, ठीक है। ये ऑफ ग्रिड हैं सारे के सारे फीडर्स के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो भी हमने बनाने की बात करी। आगर मालवा जो आपके पास है उसमें 550 मेगावाट, शाजापुर 450, नीमच जो है उसमें 500 मेगावाट, ये नए सोलर प्लांट बनाने की बात करी गई है, ठीक है। अब जीरो, नेट जीरो क्या होता है वो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। तो नेट जीरो क्या होता है, देखो कभी भी ऐसा तो आप बोलोगे कि नहीं सर मैं कार्बन को इमिट करूंगा ही नहीं, या कार्बन को इमिट नहीं करोगे या कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट नहीं करोगे, तो फिर आपको आपकी नाक में फेविक्विक डालनी पड़ेगी, मुंह को जो है फेविक्विक से बंद करना पड़ेगा। मतलब हम ऑक्सीजन जो आपके पास है लेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो डेफिनेटली छोड़ रहे होंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो भाई हो गई होगा, चाहे आप कुछ भी करो, कार्बन का इमिशन या कार्बन का उत्सर्जन तो आपने करना ही पड़ेगा। अगर आपने कार्बन का उत्सर्जन करना है तो हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो आप, उतना कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज भी कर लो। क्या करो, आप सोचो कि सपोज करिए कि सर मैं एक दिन में 1 लीटर जो आपके पास है पेट्रोल को प्रयोग करता है, तो आपके घर में 10 वृक्ष लगा लो, 10 वृक्ष लगा लो। या इस 1 लीटर पेट्रोल का यूज ना करके ईवीज का प्रयोग करो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग करो। और इनका भी प्रयोग ना करके अगर छोटा रास्ता है तो बाईसाइकिल खरीद लो भाई, बाईसाइकिल का प्रयोग करो, साइकिल का प्रयोग करो। तो आप क्या करोगे, आप एक साइड तो इमिशन को कम करोगे, दूसरी साइड जो इमिशन कर रहे हो उसको ट्रैप जो आपके पास है, ट्रैप करने की कोशिश करोगे कि ये इमिशन जो है उसको मैं किस तरीके से पेड़ पौधे लगा के, स्मोक टावर
लगा के ग्रीन टेक्नोलॉजी अपना के कम से कम कर दूं, तो लास्ट में जितनी कार्बन आप एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे उतना ही कार्बन जब आप जो है संश्लेषित कर लोगे, उतना ही कार्बन सिंथेसाइज कर लोगे, तो उसको हम नेट जीरो इमिटर कहते हैं। ठीक है, मतलब जीरो पॉल्यूशन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका आ सकता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तो ये सीधी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है, 11 मार्क्स का प्रश्न, हो सके तो करने की कोशिश करिएगा। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन ये है कि effectiveness of the government system in various level and the people's participation in the governance system are interdependent. Discuss their relationship in the context of India. गवर्नेंस का क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणाली की प्रभावशीलता और शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी जो आपके पास है, अन्योत आदना यो या श्रित, हाँ अन्यो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, मुझसे ना हो पाएगा, छोड़ो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके संदर्भ में आपको बतलाना है कि क्या ये सही है या नहीं है, इसको आपको डिस्कस करना है, विद एग्जांपल आपको बतलाना है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जो होता है ना, इसलिए मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है कि तुरंत हो जाती है। पीपल्स पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस जो आपके पास है, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ये आपको बतलाना है। इसको 11 मार्क्स में आपको करके आना है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन आपका इतना ही था। और उसी के साथ साथ एक और बात है, अगर आपका कोई भी नियर वन डियर वन है, तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ इस सेशन को बिल्कुल शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनका ज्यादा फायदा होगा, उनको भी ज्यादा मजा आएगा और एक क्लासिफाइड कंटेंट जो है वो सभी को मिल रहा होगा। तो सभी को आप गाइड कर सकते हो। नए नए बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो भी आप दे सकते हो, और मेरा नंबर वगैरह जो वो भी आप दे सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन करवा सकते हो। अभी के लिए इतना ही। पीडीएफ जो है वो आ जाएगी, चिंता मत करिए, पीडीएफ सेंड हो जाएगी आपके ग्रुप में, और वीडियो भी रात तक आपका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो अनेक अनेक धन्यवाद। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।